नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा 10वां एपिसोड होगा, तो मैंने सोचा कि ये कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सच कहें के माध्यम से। हमारी गेस्ट हैं दिव्या जी, और इनके साथ हम बात करेंगे रिलेशनशिप को लेकर। रिलेशनशिप जो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। परिवार अलग हो रहे हैं, पेरेंट्स से बच्चे अलग रहना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और इसकी वजह से जब बुढ़ापे में पेरेंट्स जाते हैं तो बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। तो दिव्या जी, आज मैंने सोचा कि हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में रोज़ बात करते हैं, आपने भी मुझे कुछ गाइड किया। हम लोग सिनेमा के बारे में भी रोज़ बात करते हैं, तो क्यों ना दर्शकों को एक ऐसा सच बताया जाए कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स का कितना योगदान है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये कि किसी भी मुद्दे पे बात करने से पहले सबसे संगीन मुद्दा हमारा खुद का परिवार जी होता है, जी। हमारे रिलेशंस होते हैं, क्योंकि उनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। जी है ना। अगर हम जीवन जी रहे हैं तो कोई भी कितना भी कह ले कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी लाइफ में कोई हो ना हो, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने पर हर इंसान को किसी ना किसी की जरूरत है। तो रिलेशनशिप का सर आज का स्टेटस ये है कि जो पेरेंट्स चाह रहे हैं वो बच्चे नहीं चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे एक गलत मार्गदर्शन में जा रहे हैं। उनको उनके पेरेंट्स की बातें बुरी लगने लगी हैं, क्योंकि पेरेंट्स उनके हित में चाह रहे हैं। और कही गई एक बात है जो कि बहुत पहले कही थी किसी ने, कि जब कोई आपकी अच्छाई के ऊपर बात करता है, या आपका अच्छा चाहता है, या आपका भला चाहता है, या बिल्कुल सही बात बोलता है, तो वो इंसान आपको बुरा लगने लग जाता है। तो ऐसा ही पेरेंट्स के साथ भी हो रहा है कि वो कुछ अच्छी चीज़ें बताते हैं कि ये नहीं बेटा, ये कर ले, स्मोकिंग इज मतलब बहुत बुरी चीज़ है, मत करो, ड्रिंक बुरा है, या रिलेशनशिप में मत जाओ, आपको आपका प्यार धोखा दे सकता है, या आपके लिए वो पार्टनर सही नहीं है। तो नहीं मानते बच्चे, और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी नहीं समझते, पेरेंट्स भी प्रेशराइज करते हैं बच्चों को। दूसरी बात ये, एजुकेशन फील्ड में भी ऐसा होता है कि बच्चा कुछ और करना चाहता है, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी किसी और चीज़ को लेकर होती है, बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, फोर्स किया जाता है, फिर बच्चा फकडअप हो जाता है कि नहीं समझ रही मेरी बात, तो मैं क्यों समझूं उनकी बात। तो ये वाली बात है। और रही बात देखिए प्यार की, तो देखिए प्यार को आप किसी भी एंगल में लीजिए, प्यार होता है, चाहे किसी के साथ कोई सा भी रिलेशन हो, चाहे मेरा और ब्रजेश जी का रिश्ता हो, या हमारे साथ में जितनी बड़ी टीम हो उनका रिश्ता हो, या किसी के साथ रियल वो ट्रू लव वाला प्यार हो, जो कि थोड़ा एक अलग किस्म का प्यार होता है, वो वाला प्यार हो। आजकल प्यार के मायने बिल्कुल चेंज हो चुके हैं ब्रजेश जी। जो पहले प्यार हुआ करता था, ट्रू लव हुआ करता था, एक एक्साइटमेंट हुआ करती थी एक दूसरे को देखने के लिए, वो एक्साइटमेंट खत्म हो गई है लोगों की लाइफ से। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ना लोग इजीली कनेक्ट हो रहे हैं, और इजीली कनेक्ट हो रहे हैं तो वो क्रियोस जो है ना, कि जानने की कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रही होगी, या वो खत्म हो जाता है, वो देखने की उल्लाह खत्म हो जाती है, क्योंकि आप वीडियो कॉल के थ्रू आप एक दूसरे को पूरे टाइम देख रहे हैं, आपको सब पता है उसकी लाइफ में क्या है, आपको जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना, एक क्यूरियोसिटी नहीं है। हाँ, जानने के लिए, वही तो कह रही हूँ, जब जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तो रिलेशनशिप एंड हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी भी आपका पार्टनर के अंदर वो क्रियोस खत्म नहीं होनी चाहिए, कि आपको जानने के लिए कि तू खुश है, तू दुखी है, तेरी लाइफ में ये चल रहा है, तो ये सिचुएशन में तू कैसे बिहेव करेगी, या तेरे मेंटल पीस की क्या सिचुएशन होगी। जब वो चीज़ें चलती है तब तक रिलेशनशिप चलता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर बना रहते हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, जब आपको जानने की चाह खत्म हो जाती है, या आपके सुख या आपके दुख से आपके पार्टनर को फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लीजिए रिलेशनशिप का एंड अप आ चुका है। जी, ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। और मैं तो फिर पेरेंट्स पे जा रहा था, हम इसके बाद फिर जाते हैं। क्योंकि आपने रिलेशनशिप की बात कर दी, तो क्योंकि दिव्या जी हम लोग दिल्ली में या मुंबई भी जाते रहते हैं, फरीदाबाद से हैं, साउथ एक्स है अपना, बहुत सारे एरिया हैं दिल्ली के, जहाँ हम देखते हैं अपने दोस्तों को, दोस्त कलीग, या जो हमारे ऑफिस में भी लोग आते हैं, आए दिन किसी ना किसी का ब्रेकअप होता रहता है, और ब्रेकअप के बाद फिर दूसरा शुरुआत कर देते हैं। मतलब रिलेशनशिप का मतलब कुछ रहा नहीं। और एक बात, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि आजकल लोग इजीली वीडियो कॉल से कनेक्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे उनको एक बोरियत महसूस होने लगती है, यार ये मेरे लिए कुछ नया नहीं कर रहा है, या ये नहीं कर रही है, और फिर उनको लगता है नहीं, मुझे किसी और के पास जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सिनेमा का भी ये युग बदल रहा है। आप नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखिए, आप सिनेमा भी देखिए, तो कुछ कारण सिनेमा भी है, और कुछ कारण इसका मैं मानता हूं हमारे पेरेंट्स भी हैं। पेरेंट्स बच्चों को समझते नहीं, जैसा भी आपने मेरे को समझाया
कि पेरेंट्स नहीं समझते कि भाई उसकी क्रिएटिविटी में किसी की चाहत है, कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है, कोई पॉडकास्ट करना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है। तो ये चीज़ हमें अपने बच्चों के साथ बैठ करके और एक समझना चाहिए कि भाई उसके दिल में क्रिएटिविटी क्या है। तो मैं आपको बताऊं दिव्या जी, क्योंकि हम लोग फिर एक तरफ से पेरेंट्स की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप से एक एग्जाम्पल लेना पड़ता है, क्योंकि दूसरे लोगों को हम बहुत करीब से नहीं जानते। तो मैं बात करूं अपने फादर साहब की, जो इस समय हमारे साथ ही होते हैं। मुझे याद है कि वो जब नौकरी किया करते थे और नौकरी करने के टाइम पे उनको एक सैलरी मिलती थी, सैलरी का खुलासा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका 70% पैसा, मैं सबसे बड़ा था तो मेरे ट्यूशन में वो खर्च करते थे। आप सोचिएगा, अगर मान लीजिए वो 100 रुपया कमाते होंगे तो 70 रुपये वो स्टडी और ट्यूशन में करते थे, और 30 रुपीज़ में हम लोग यहीं फरीदाबाद में रहते भी थे और खाना भी खाते थे और बहुत खुश थे, वेरी हैप्पी। सबसे बड़ी बात मैं दर्शकों को बताऊं, हम लोग खुश बहुत थे। तो पेरेंट्स, और कभी मैं फेल हो जाता था क्योंकि मेरा तो सिनेमा से हमेशा आकर्षण था, पढ़ने में भी ठीक था, इंजीनियर बना इसीलिए। बट पापा ये कहते थे हमेशा ऑल द टाइम, एक बहुत इमोशनल होती है किसी भी बच्चे के लिए, वो खुद अपनी ड्यूटी जाते थे, ही इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो ही ऑलवेज सेड कि कोई बात नहीं है, से प्रॉमिस मी कि अगली बार पास हो जाओगे या अगली बार और अच्छे नंबर आएंगे। वो पेरेंट्स हुआ करते थे। मैं कई बार मेरी आंखें दिव्या जी भर जाती हैं कि मैं बात नहीं कर पाता हूँ कई बार कि कैसे लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, कैसे छोड़ देते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। वो पेरेंट्स जो आपको बड़ा करते हैं, आपकी खुशियाँ, आप, मेरी आवाज़ चली जाती है कई बार बात करते हुए सर, नहीं ठीक है, खुशियाँ होती हैं, वो लोग एक पैसा ले करके और वो उसमें से एक बहुत बड़ा अमाउंट अपने बच्चों को बड़ा करने में, अपनी बेटियों की शादी करने में लगा देते हैं, और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो एक फ़ोन भी नहीं करता, उन्हें पूछता भी नहीं है कि आप कैसे हैं। तो चाहे मैं किसी की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, ये तो मैंने अपनी लाइफ की एक जर्नी निकाली। मैंने मुंबई में, क्योंकि हम सिनेमा के लोग हैं, इमोशनल हैं, हम लोग कभी किसी का हार्ट ब्रेक नहीं करते, लेकिन मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि वापस हम रिलेशनशिप पे आ जाते हैं। नहीं मैं वापस रिलेशनशिप पे आते हैं कि पेरेंट्स से जो लोग सीखते हैं ना, पेरेंट्स से वो चीज़ कहीं ना कहीं वो अपने जीवन साथी में भी अप्लाई करते हैं। मैं आज के युवा को बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ एक्सपीरियंस हूँ उन लोगों से, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप जीवन साथी चुनें तो आप ये देखें कि क्या वो अपने माँ बाप को प्यार करता है, क्या वो लड़का। एक मेरी माँ कहा करती थी, बचपन में सुनाया करती थी, मैं बहुत क्लोज रहा हूँ माँ बाप के हमेशा। वो कहती थी कि एक लड़के की कोई प्रेमिका थी और उसने उससे बोला कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, तो लड़का बोला मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये ट्रू स्टोरी है, शायद बहुत पुरानी बात है, मेरी माँ कहा करती है। तो लड़की कहती है कि क्या तुम अपनी माँ का कलेजा ला सकते हो, बोलती हो उसको। ये कहानी मैंने भी सुनी है ना आपने, मैं दर्शकों को ताजा कर दूं। हाँ। तो लड़का कहता है हाँ मैं ला दूंगा, मैं ला दूंगा। वो जाता है और अपनी माँ को मारता है और उसका कलेजा एक प्लेट में रखता है और लेके आता है। इतनी जल्दी में वो होता है कि वो कलेजा नीचे गिर जाता है, तो माँ का कलेजा वो उससे पूछती है कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। वो कलेजा उस बच्चे से पूछता है, वो लेके पहुंचता है वहां पे और उस लड़की को कलेजा देता है। बहुत सीखने वाली बात है दोस्तों, दिव्या जी। वो लड़की कहती है उस लड़के से कि जब तुम अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, तो मेरा क्या होगा। तो एक बहुत ही मेरे अंदर एक चीज थी कि हम सबकी आंखें नम हो गई हैं कि हम इस डिस्कशन को एक ऐसी चीज पे ले आए कि जहां से हमारे पेरेंट्स हम पे प्राउड करें कि वो हमको अपने घर से बाहर भेजते हैं, और अगर जिस चीज के लिए भेजते हैं वो चीज पहले होना चाहिए। अगर उन्होंने, कई बार मैं देखता हूं दिव्या जी, मुखर्जी नगर, मेरे एक ब्रदर हैं वहां से IAS बने, हर्षवर्धन राय जी, GST कमिश्नर।
उनको पढ़ते जाते मैंने देखा है, और मैं वहाँ बहुत फ्रिक्वेंटली जाता रहा। मैंने कुछ ऐसे भी बच्चे देखे जो कहीं भी तैयारी करते हैं, पेरेंट्स वो लड़के हों या लड़कियां हों, करीब के हों, मेरठ के हों, या हमारे लखनऊ से हों, रायबरेली से हों, गोरखपुर से हों, पेरेंट्स अपना पेट काट करके कि तुमको आईएएस बनाना है मुझे, या तुमको सीए बनाना है मुझे, वो हर मंथ उनको पैसा देते हैं। और वो बच्चे जब यहाँ पे आते हैं, मैंने देखा है दिव्या जी, वो इंजॉय करते हैं, वो बॉयफ्रेंड बनाने लग जाते हैं लड़के, और लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाने लग जाती हैं। वो भूल जाते हैं कि माँ बाप, क्योंकि हम लोग बड़े हुए हैं कि माँ बाप क्या उम्मीद रखते हैं कि आज मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ रही होगी। तो मेरा उनसे भी इस रिलेशनशिप के बारे में एक रिक्वेस्ट है, सच कहें के माध्यम से, कि अगर आपके पेरेंट्स आपको अपनी गाढ़ी कमाई में 6,000, 7,000 या 10,000 जो भी भेजते हैं, जिसमें वो ये भी इंश्योर करते हैं पेरेंट्स कि हमारे बच्चे को खाना ना बनाना पड़े, उसको 3 टाइम का, आजकल पीजी है दिल्ली में मैंने देखा है, 3 टाइप का खाना भी मिल जाए उनको, मुखर्जी नगर में मैंने देखा है। तो मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि अगर पेरेंट्स आपके चाहते हैं कि आप आईएएस बने, ये पीसीएस बने, जो भी आपका फील्ड है, तो आप वो उम्र जो आपकी होती है, उस उम्र को हम 16 to 24 डिवाइड करते हैं। शायद हम लोगों ने कहीं गलतियां कर दी होगी उस एज में। तो मैं चाहता हूं सच कहें के माध्यम से कि हमारे दर्शक वो गलतियां ना करें। बिल्कुल। तो दिव्या जी, अब आप बताइए। आप मेरे को तो आपने एकदम शांति कर दिया सर। मेरे को ये चीज़ें तो हमेशा ही महसूस होती हैं, मैंने हमेशा महसूस की है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि आप तो रिलेशनशिप की बात कर रहे हो आफ्टर मैरिज। जी बेटा। कहने की बात है कि लड़कियां ज़्यादा प्यार करती हैं, लड़का ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन आफ्टर मैरिज ये सीन हो जाता है कि आपके पेरेंट्स जिन्होंने बचपन से आपके लिए कितनी चीज़ें की, कितनी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, लेकिन वो बेटा जो कि उस माँ के घर में पला बढ़ा, वो अपनी अलग सिक्योर फैमिली चलाने लग जाता है। वो अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपना खर्चा, सब कुछ अपना अपना, पेरेंट्स साइडलाइन हो जाते हैं। वो बेटी जो बचपन में कहा करती थी कि माँ पापा मैं आपका ख्याल रखूंगी या कुछ ऐसा, वो अपने परिवार में मगन हो जाती है। उसके ससुराल में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, सबको अपनी प्रॉब्लम दिखती है, किसी को पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं दिखती। और ये टॉपिक सर आपने गलत ही छेड़ दिया मेरे सामने, क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे इमोशनल पार्ट यही है कि मैं कभी इस चीज से बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, हमारे दर्शक इस चीज़ को समझेंगे। और जो दिव्या जी बता रही हैं कि उनका कहने का मतलब यही है कि वो पेरेंट्स जो आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो आपकी शादियां हो जाती हैं, जो दिव्या जी का कहने का मतलब था, और दिव्या जी इमोशनल हो गई हैं। वो तो पेरेंट्स जो आपकी छोटी छोटी चीजों को लेके खुश हो जाते हैं कि मेरे बेटे ने ये किया वो किया, हर जगह उस चीज को बताते हैं, फिर एक टाइम आने के बाद आप उन पेरेंट्स को भूल जाते हो। ये बड़ा ही एक इमोशनल आज चैप्टर सच कहें के माध्यम से दर्शकों के बीच आया है। तो वो भूल जाते हैं और अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में वो फिर से बिजी हो जाते हैं, और उनको नहीं लगता कि उनके माता पिता जब वो जवान हो रहे थे तो उनके लिए कितना केयर करते थे, कितना इमोशनल केयर किया करते थे। तो दोस्तों, अभी दिव्या जी को थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ गया था। तो ये है ही ऐसा चैप्टर, काश कि सभी लोग इस चीज़ को समझें। तो दिव्या जी, एक मेरा और सवाल है आपसे कि जो आज का एजुकेशन है, उसके बारे में बच्चों को किस तरीके की क्रिएटिविटी सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या सोचती हैं आप इसके? सर एजुकेशन में हमेशा इस चीज का नहीं होना कि किस एजुकेशन में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा या कितना ज्यादा नंबर ऑफ अमाउंट में पैसे मिलेंगे या किसमें ज्यादा चांस है पाने का, या कुछ जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो। जस्ट बिकॉज कि डॉक्टर की फील्ड ऐसी है कि आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, या मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बहुत बड़ी पदवी है, इसलिए डॉक्टर मत बनिए। आपकी बहुत बड़ी चीज है डॉक्टर, इसलिए डॉक्टर बनिए कि आपको डॉक्टर बनना पसंद है। इंजीनियरिंग करनी है तो इसलिए मत करिए कि इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत पैसा है, इसलिए मत आइए इंजीनियरिंग फील्ड में। हमेशा फील्ड और जो स्ट्रीम वो चूज करिए जो आपको अच्छी लगती है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो,
चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो आपका कुकिंग का ही क्यों ना हो। जी, क्यों? क्योंकि चाहे वो होम साइंस ही क्यों ना हो, जिसको आप एंजॉय आपका करते हैं। जो फील्ड आपको पसंद है, आपको पता है कि आप इसमें 100% दे सकते हैं। जी, अगर आपका कॉम्पिटिटर भी आ जाएगा आपकी लाइफ में, तब भी आप उसके सामने स्टैंड बाय में खड़े हो सकते हैं। तो उस फील्ड को चूज करिए। और आपने गलती करके आपने चुन लिया इंजीनियरिंग, लेकिन आपका इंटरेस्ट था साइंस में, और उसके बाद आपके पास एक कॉम्पिटिटर है, आप उसको बीट ही नहीं कर सकते क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। बीट करने के लिए इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, तब तक आप किसी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो जो होता है ना इंटरेस्ट, वो आपको बढ़ाता है। वो क्यूरियोसिटी, आप मैंने बताया ना, किसी भी चीज में दिलचस्पी होना ही आपको सक्सेस को हासिल करने में इजी वे में बनाता है कि हाँ, ये क्यूरियोसिटी मुझे इस सक्सेस तक लेके जाएगी। हाँ, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट आता है और आप उसपे अपना 100% योगदान दे पाते हैं और आपको पूरा 100% योगदान दे के ही कोई काम करना चाहिए, जिस भी काम को आप कर रहे हैं। मैंने देखा दिव्या जी, क्योंकि आज का शो हमारा पेरेंट्स के ऊपर है और एक इमोशनल शो हो गया, तो मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा, जो आपने अपनी बात की थी, कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करें। पूछें कि भाई तुमको क्या चाहिए लाइफ से, और उनमें उनको सपोर्ट करें। जाकर के उनसे जिद ना करें कि नहीं, मुझे आपको डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही हमारे दिमाग में आज, क्योंकि हमारा 10वां एपिसोड है सच कहें का, तो मैं चाहता था कि दर्शकों तक हम कुछ इस भारत के भविष्य में, इस इंडिया के भविष्य में अपना योगदान दें और लोगों को ये पता चले कि हमको किस तरह का जीवन जीना है, किस तरीके से हमारे जीवन की जो पद्धति है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। जैसा कि मैं कई बारी दर्शकों को बताता हूँ दिव्या जी, कि हमारा जीवन 4 वर्णों में हमारे पुराणों ने उसको डाला, जिसको कहते हैं कि जब बाल्य आश्रम हमारा होता है, वो 25 तक हमें माना गया। उसके बाद 25 से 50 तक जो आपकी उम्र होती है, उसको गृहस्थ आश्रम हमारे बुजुर्गों ने कहा। 50 से 75 तक एक वानप्रस्थ आश्रम कहा, और 75 से 100 तक एक संन्यास आश्रम दिया गया। तो मैं इसको दूसरे तरीके से आज परिभाषित करता हूँ कि जब हम 0 से 25 साल के होते हैं, वहां पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं। तो क्यों ना जब हम 25 से 50 में आए, गृहस्थ आश्रम के अंदर आए, तो हमारे बुजुर्ग माँ बाप जो 50 से 75 और 100 की तरफ जा रहे हैं, तो उनके प्रति हमारा दायित्व तो वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इस शो को कंक्लूड करने से पहले मैं दर्शकों से यही चाहूंगा कि अपने पेरेंट्स का, माता पिता का बहुत ख्याल रखिए, और माता पिता भी अपने बच्चों की खुशियों के बारे में पूछें और वो जो करना चाहते हैं उनको करने दें। धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों।